हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग बेस्ट इन योर स्टडीज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का ही नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर देखिए मैंने आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले से या उसकी यूनिट से उसकी डायमेंशंस कैसे निकाली जाए वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम उसी की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल है वो हम पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहता है कि आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, इसमें जो ये LHS है और ये RHS है, इनकी डायमेंशंस हमेशा सेम रहेगी। यानी इक्वल के दोनों जो साइड्स है वहां पे जब आप डायमेंशंस कैलकुलेट करोगे तो दोनों की इक्वल आएगी। अगर इक्वल नहीं आती है तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसे आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि अगर दो क्वांटिटी ऐड होती हैं तो वो हमेशा सेम क्वांटिटी होंगी, या ये कहें उनकी डायमेंशन जो है वो सेम होगी। तो सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो हम क्या कह सकते हैं देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज या ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सेम अगर डायमेंशंस है क्वांटिटीज की तो ही आप उन्हें ऐड कर सकते हो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी कह सकते हो कि अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है तो उसके LHS और RHS साइड्स के जो डायमेंशंस होंगी वो सेम होगी। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं हमने ले ली कोई इक्वेशन, जैसे मान लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। वैसे तो आप सबको पता है ये एकदम करेक्ट है, मोशंस इक्वेशन है, करेक्ट है, बट हम इसे देखते हैं कि इसके अगर LHS और RHS सेम आती हैं डायमेंशंस तो ये करेक्ट है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से हम इसकी डायमेंशंस निकालेंगे। ऊपर हो गया L1 डिस्टेंस है, अपॉन में टाइम T1, तो इसकी डायमेंशन सीधे हम ये लिख देते हैं। ओके, u क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है, इसकी भी क्या होगी, सेम यही होगी, चाहे वेलोसिटी किसी भी टाइप की हो, डायमेंशंस यही रहेगी। प्लस एक्सेलरेशन की क्या होगी, देखिए मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन आ जाए तो वेलोसिटी में टाइम का स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी ये ऑलरेडी थी, एक टाइम और इंक्लूड हुआ तो हमने उसे स्क्वायर कर दिया। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या करो, जो आपके वेलोसिटी का होता है उसमें ही टाइम की पावर इंक्रीज कर दो। तो कितनी, 1, -1 थी हमने -2 कर दी, और मल्टीप्लाई में एक टाइम है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे पावर t की -2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितनी हो जाएगी ये। अब सेम क्वांटिटीज ऐड होंगी तो क्या होगा, देखिए सेम वही रहना है डायमेंशन। अब जैसे मैं आपको कहूं, मान लीजिए 2 मीटर प्लस 2 मीटर, वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन अगर हम इनकी यूनिट की बात करें वो तो मीटर ही रहनी है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उनकी तरह, सिर्फ हमारे पास उनकी डायमेंशंस है। तो डायमेंशन में जब सेम डायमेंशन ऐड होगी तो वही रहती है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर भी ऐड होने के बाद वैल्यू यही रहेगी। तो आप देख सकते हो LHS और RHS आपका बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दैट इज ए करेक्ट इक्वेशन। ओके, ऐसे अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया जाए x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन m। क्या कहा जाए, वेयर x is distance and m is mass, and find dimensions of a and b। a और b की डायमेंशंस आपको बतानी है, x और m के बारे में आपको बता दिया गया है। तो क्या करेंगे हम, सेम वही, सबसे पहले हम क्या लेंगे, LHS साइड। LHS साइड में x है, उसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ x।
देखिए क्या होगी, x क्या है, डिस्टेंस है तो सिंपली L1। अब इस साइड पे देखिए डायमेंशंस ऑफ किसकी दी गई है, सिर्फ मास की, क्योंकि एक्स ए और बी के बारे में तो आपको कुछ बताया ही नहीं है, तो डायमेंशंस ऑफ m हो गई m1। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो x है इसकी डायमेंशन, a की डायमेंशन और इस पूरे b अपॉन m की डायमेंशन ये सेम होगी। कैसे, हम इसको इधर ले आते हैं, लिख सकते हैं इसको ये। अब जब हम इसको ये लिख रहे हैं तो ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हम कहीं हो रही है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज या सेम डायमेंशन फॉर्मूला वाली इक्वेशंस तो होंगी सेम। तो हम यहां से ये कह सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि a की डायमेंशंस भी क्या होंगी, जो हमारे x की थी, कितनी थी देखिए x की L1, तो हमारे a की भी हो गई L1। अब बात करें b अपॉन m की, तो यहां से क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b अपॉन m। इस पूरे की डायमेंशन और इस x की डायमेंशन बराबर होंगी, तो हम m की डायमेंशन इधर ले आते हैं। तो देखिए इसकी तो थी L1, इसकी थी M1, इधर आके मल्टीप्लाई में आपके M1 हो गई, और ये क्या हो गया, डायमेंशंस ऑफ B। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ B कितनी होगी, M1 L1। तो हम यहां से भी लिख देंगे B इज इक्वल टू M1 L1। क्लियर। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपको दिया जाए y इज इक्वल टू 10x2 और बोला क्या जाए इसमें, दैट वेयर t इज टाइम, बस इतना बताया गया है, और आपसे पूछी गई है x की डायमेंशन। तो देखिए आपको ये तो पता है कि y के हमें यहाँ पे नहीं पता क्या है, चलो y को हम भूल जाते हैं, y पता ही नहीं है, डिस्टेंस है क्या है कुछ नहीं है, बट ये आपको पता होगा कि 10 के साथ यहाँ पे जो ये टर्म आती है ये हमेशा एक एंगल होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया दैट एंगल है हमारा xt, और एंगल की डायमेंशंस क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये भी लेंथ, लेंथ कैंसिल हो जाती है, तो इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं बचती है। तो इसकी डायमेंशंस हमने लिख दी। यहाँ पे x की हमें कैलकुलेट करनी है और t है हमारा टाइम, ये इसकी डायमेंशंस हो गई। x की निकालनी है तो क्या करें, t को इसके अपॉन में ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। तो x की डायमेंशंस क्या हो जाएगी, देखिए m0 L0, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -1, ये x की डायमेंशंस हो गई। ओके, तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो है हमारे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, तीनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन पे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी और आपको उसकी करेक्टनेस चेक करनी है कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले का। हमें यही इक्वेशन चेक करनी है करेक्ट है या फिर नहीं। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले LHS साइड लेनी होगी। LHS जो है हमारी वेलोसिटी है, उसकी डायमेंशंस लिखेंगे आप। तो क्या होती है, देखो L1 t-1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहां से आ गया। अब RHS की बात करते हैं। RHS की देखिए क्या है डायमेंशंस, डिस्टेंस L1, टाइम t1, कितनी हो गई L1 t-1, और चाहो तो इसमें आप m भी लगा सकते हो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है दैट LHS इज इक्वल टू RHS, है प्रूफ इक्वल दोनों।
तो ये हमारी इक्वेशन करेक्ट है। ओके, ऐसे ही अब एक और इक्वेशन देखते हैं। देखिए हम एक लेते हैं हम P इज इक्वल टू वी आई। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं अब हम अपना। अभी तो बहुत इजी इक्वेशन करी थी, अब थोड़ी सी ये उससे थोड़ी सी हल्की सी टफ लेते हैं। अब ये आपके पावर है, ये आपकी वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है, और ये आपकी करंट है। ये सब आपको बताया जाएगा जब कोई इक्वेशन आएगी ना, तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये टर्म्स क्या क्या है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली एलएचएस साइड, ये है हमारी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से इन सब की यूनिट्स निकालते हैं। तो देखिए वर्क डन की आएगी F इंटू एस से, और टाइम का डायरेक्ट T1 होता है, फोर्स की होती है M1 L1 T-2। ये कहाँ से आई, ma से, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की और ये एक्सेलरेशन की, इंटू में एक L1 और है, S है डिस्टेंस, और ये T1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो पावर की हमारे पास आ गई है M1 L1 और दिस वन इज L1, तो L2। और T की बात करें तो देखिए ये -2, ये भी ऊपर आके -1 हो जाएगा, तो T-3। ये तो हमारी हो गई LHS। अब है RHS। RHS क्या है, VI। इसकी डायमेंशंस लेते हैं तो देखिए डायरेक्ट तो इसकी भी नहीं निकलने वाली है। अब ये वोल्टेज है, वोल्टेज को हम क्या ले सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और I को ले सकते हैं हम चार्ज अपॉन टाइम। फॉर्मूला है हमारे करंट का, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। Q से Q डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है। देखें तो डायरेक्टली हम देखो वर्क अपॉन टाइम आ रहा है, यहीं से हमें क्लियर हो गया कि ये सेम है। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम यही सब करेंगे आप, और आपकी आ जाएगी M1 L2 T-3। तो आप देखिए जो आपकी LHS है और जो आपकी RHS है, दोनों बिल्कुल सेम डायमेंशंस आई है, तो आप लिख दोगे एज HHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज ए करेक्ट इक्वेशन। तो ये भी इस तरीके से चेक किया जा सकता है। और देखते हैं, देखिए अब हम तो अब देखते हैं हम एक इक्वेशन P इज इक्वल टू 40/R, वेयर ये सब आपको मेंशन किया जाएगा। देखिए P प्रेशर, T टेम्परेचर, सॉरी सरफेस टेंशन बोल लीजिए, T सरफेस टेंशन, R रेडियस। ओके, अब आपको ये भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो अगेन हम वही प्रोसेसिंग यूज करनी है। LHS लेना है, प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से निकालते हैं फोर्स का M1 L1 T-2, कहाँ से, MA से, M A का डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, वहां से आ गया, तो ये फोर्स का हो गया। अपॉन में एरिया की बात करें तो एरिया में देखिए L इंटू बी, 2 बार लेंथ आती है, तो L का स्क्वायर। तो यहां से हो गया आपका कितना, M1 L-1। कैसे आया, देखिए L-1 -2 होगा, ये ऊपर जाके -2 और +1, तो माइनस का 1, और T का भी -2। ओके, अब लेते हैं हम RHS। RHS में देखिए जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड ही हमने इसमें नहीं करना होगा। तो T/R सिर्फ इसका कैलकुलेट करना है। सरफेस टेंशन की बात करें तो देखो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, और अपॉन में एक और लेंथ, रेडियस एक लेंथ ही होती है। तो यहाँ से हो गया फोर्स अपॉन L का स्क्वायर। देखिए 2 लेंथ है, ये भी अपॉन में आ जाएगी, फोर्स का वही MA से, और अपॉन में L का स्क्वायर। सॉल्व करिए, M1 L ऊपर जाके माइनस का होगा, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है दोनों। तो हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो हमने ये प्रूव कर दिया दैट दिस गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो इस तरीके से तो आप किसी भी दी हुई इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हो। तो ये 2-3 तो हो गए हैं, बाकी जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हम इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे। अभी हम आते हैं इसकी सेकेंड एप्लीकेशन पे।
तो सेकंड एप्लीकेशन है टू राइट द फॉर्मूला just knowing the physical quantities on which it depends। आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज दे दी जाए जिन पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। जैसे मान लो मैं ऐसे कह देती हूँ दैट ए जो है यानी एक्सेलरेशन है, या मैं लैंग्वेज में लिख देती हूँ, देखिए एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। सिर्फ आपको ये बोला जाए कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है, और आपसे बोला जाए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही इजी मेथड है ये आपका। कोई भी फॉर्मूला आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किन जिन चीजों पे वो डिपेंड करता है, या आपको सिर्फ मान लीजिए कुछ अंदाजा है आपको कि एक्सेलरेशन में ना डिस्टेंस आती है, टाइम आता है, किसी का स्क्वायर होता है, कोई अपॉन में है, कौन मल्टीप्लाई में है, कौन डिवाइड में, ये आपको नहीं पता होता है, सिर्फ आपको क्वांटिटीज पता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट बड़ा आसानी से कर सकते हो। सबसे इजी मेथड है किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करने का। तो हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं, देखिए कैसे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन अब डिपेंड करता है मतलब प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, डायरेक्टली है, हमें नहीं पता, हम सिर्फ प्रोपोर्शनल है ये लेके चलेंगे। तो किस किस पे, एक तो डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया। दूसरा बोला है उसने टाइम, इन दोनों पे डिपेंड करता है, हमें नहीं पता डायरेक्टली या इनवर्सली, तो हम इसे कंबाइंड लिख देंगे एस टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, हमें पता है कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसे लगभग आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा ही दीजिए यहाँ से। ओके, तो अब हमारे पास ये हो गया a इज इक्वल टू एस, हमें नहीं पता कितना स्क्वायर है, क्यूब है, अपॉन में है, ऊपर है, क्या है, तो हमने उसकी पावर x मान ली। ऐसे ही आपको जो t है इसकी भी पावर y मान लेनी है। अब आपको LHS और RHS दोनों का जस्ट आपको बिल्कुल करेक्टनेस वाले में जैसे कंपैरिजन करा था वही आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट मेथड है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसकी डायमेंशंस लेनी है, तो एक्सेलरेशन की देखिए क्या होती है, m0 L1 t-2। क्या होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है L1 t-1, और एक और टाइम आता है तो ये हो गया -2। ये तो अब तक याद हो गया होगा, कई बार कर चुके हम लोग। यहाँ पे बात करें डिस्टेंस की, होगी सिर्फ L1, डायमेंशन सिर्फ L होगी, और इस पूरे की पावर है x। अब t है टाइम की डिस्टेंस t1, और इसकी पावर है y। पावर सॉल्व करते हैं, तो देखिए L की पावर हो गई x, 1 इंटू एक्स, और t की पावर हो गई 1 इंटू वाई, ये एज इट इज। कंपैरिजन करना है आपको पावर्स का, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 10x इज इक्वल टू 1, L की पावर x, L की पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1, t की पावर y, और यहाँ पे t की पावर -2, और m यहाँ है ही नहीं, तो m को हटाओ, क्योंकि यहाँ पे m 0 और यहाँ भी 0 ही है, ना है नहीं है इसका मतलब क्या 0 ही है, तो लिख दो आप चाहो तो 0, नहीं तो मत लिखिए। तो यहाँ से ये चीज आ गई, x और y की वैल्यू, ये उठा के आपको इस इक्वेशन में पुट करना है जस्ट, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए a इज इक्वल एस की पावर x, 1 है x, तो s की पावर 1, और दूसरा t है, t की पावर y थी, और y की वैल्यू -2, तो ये -2। t की पावर ऊपर है, देखिए नीचे लाएंगे हम s अपॉन t का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। अब ये कैसे आया देखो, मैं आपको बताती हूँ। a इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन टी, v क्या होता है s अपॉन टी, और t एक और आएगा तो क्या हो गया s अपॉन टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है वो। आपको नहीं पता था तो आ गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ वो क्वांटिटीज दे दी जाए जिन पे वो डिपेंड करता है, तो आप पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। देखिए
देखिए अब ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर देती हूँ, थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन length, mass of bob and acceleration due to gravity। ओके तो देखिए टाइम पीरियड ये हो गया हमारा कैपिटल टी। थोड़े से ये वर्ड्स आपको अभी क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है 11th पूरी, तो लास्ट में आएगा ये आपकी 11th की जो पेंडुलम वगैरह है और ये बॉब वगैरह है वो लास्ट में आएंगे। बट अभी एक क्वेश्चन है, जस्ट आप इसे सिंपली इन टर्म्स को लेके चलिए, लेंथ है, मास है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, बस ये समझ के चलिए आप। तो देखिए टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल, सबसे पहले उसने बोला है लेंथ, दूसरा बोला है दैट टी प्रोपोर्शनल एम, और नेक्स्ट बोला है टी प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। कंबाइन कर देते हैं, टी प्रोपोर्शनल एल एम जी इक्वल का साइन आएगा, कांस्टेंट आएगा, पावर हम x मान लें, y मान लें, z मान लें। कभी भी कांस्टेंट की कोई पावर नहीं लेनी है, उसको तो आपको लगभग नेग्लेक्ट ही कर देना है, सिर्फ जो फिजिकल क्वांटिटी दी है उनकी आपको पावर लेनी है। आप सीक्वेंस कुछ भी ले सकते हो, आप इसमें पहले मास ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पावर भी आप किसी की भी x, किसी की भी y, किसी की भी z ले सकते हो। बस आगे जो वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही रखना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इनकी डायमेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो t की डायमेंशन क्या होगी, सिंपली आपको पता है t1 टाइम है, लेंथ l1 है, पावर x, m मास है, y एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की क्या होती है देखिए m0 होता है l1 t-2 और इस पूरे की पावर z। अब पूरा सॉल्व कर लीजिए, m की सारी पावर एक साइड, l एक साथ और y भी z t भी एक साथ। अब देखिए l आपका यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू z हो जाएगा। प्लस क्यों हुए, ये बेस जब सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये ऐड हो गई। m y और यहाँ पे 0 है, z 0 ही रहेगा। तीसरा हमारा t की बात करें तो देखिए t यहीं पर है -2z। ओके ये हो गई, और इधर है सिर्फ t1। क्या होगा देखिए, सबसे पहले x प्लस z इज इक्वल टू 0, यहाँ l है ही नहीं, कॉमा y इज इक्वल टू 0, m भी नहीं है यहाँ पे, बट -2z इज इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। देखिए सॉल्व करते हैं अब हम। तो देखिए सबसे पहले हमें z निकलता हुआ दिख रहा है, z कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से अगर आप देखें तो -1/2 एक वैल्यू आ गई। इक्वेशन फर्स्ट तो आप इसे दे दीजिए, एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। अब यहाँ से देखें अब हम, तो y तो हमें क्लियर कट दिख ही गया है 0, इसका तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे हम z की वैल्यू रख देते हैं जो -हाफ आई है, हमें x भी मिल जाएगा। तो करते हैं देखिए, x -1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब ये x y z ये जो तीनों वैल्यू है ये आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं हम लोग। क्या होगा देखिए, t इज इक्वल टू l की पावर x, और x आया है हमारा हाफ, तो l की पावर हाफ। उसके बाद है हमारा m की पावर आई है हमारी 0, और g है, g की पावर z थी, z आया है -हाफ। अब इसे m को तो हम हटा ही दे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि m की पावर 0 मतलब है ही नहीं m, तो हमने इसे लिख दिया हाफ, और ये माइनस है पावर, तो मैं इसे नीचे लिख सकती हूँ। देखिए माइनस है तो नीचे आ गई। अब दोनों की पावर हाफ है तो मैं दोनों को अंडर रूट में लिख देती हूँ, लिख सकते हैं।
तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया t इज इक्वल टू √L/Q। ये हो गया आपकी वो फॉर्मूला। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, करना है तो। अब करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी आपकी बुक का ही है, देखिए। एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, एम्पलीट्यूड आपका बढ़ा हुआ है, आपने 9th में साउंड वाला चैप्टर पढ़ा है, जो हम वेव्स लेते हैं तो कितनी हाइट में ऊपर है कितनी नीचे, वही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो क्या हो गया, सिंपली एम्पलीट्यूड एक लेंथ हो गई। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पहले यही बता देती हूँ आपको, जो एंगुलर वेलोसिटी है इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू जैसा बनता है ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, देखिए, वेलोसिटी अपॉन में रेडियस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसको कई जगह बोला जाता है। तो वेलोसिटी अपॉन रेडियस, या आप सिंपली अगर इसे कहो तो ये 1 टाइम पीरियड हो सकता है, 1 टाइम, सिंपली आप लेना चाहो तो। बट आप ये ज्यादा ध्यान रखो तो अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये आगे आपके काफी यूजफुल है। अभी नहीं, जब हम 11th के आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसे आप शॉर्टकट तरीका समझो, ये अभी बाद में, फिलहाल यही आपको यूज करना है। यहीं से सॉल्व करोगे आपका 1/t ही आना है। ओके, तो अभी हमें यही ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी E प्रोपोर्शनल, तीनों एक साथ लिख देते हैं, m, a और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पावर्स ले लेते हैं, देखिए, कांस्टेंट k, m की पावर x, a की पावर y एंड ओमेगा की पावर z। सॉल्व करना शुरू करते हैं। डायमेंशंस लिखते हैं। आप एनर्जी की या तो ले सकते हो वर्क, और वर्क ले सकते हो F/s, या फिर आप क्या करो, एनर्जी की, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो आपका हाफ mv² है, इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसे हटा दो, mv² से ले लो, या mgh से ले लो, किसी से भी आप ले सकते हो, एनर्जी वही रहनी है। तो हम देखो mv² से लेते हैं, चाहो तो आप F/s से भी ले सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगी, कोई भी ले सकते हो आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं mv² से। तो हमारा m कितना हो गया, देखिए, मास 1, वेलोसिटी L1 t-1 होती है, और उसका स्क्वायर है, तो Lb2 tv2। ये हो गई हमारी एनर्जी की डायमेंशंस, इज इक्वल टू, मास की बात करें तो मास की m1 होती है और उसकी पावर x। एम्पलीट्यूड मैंने अभी बताया, एक लेंथ होती है। अब ओमेगा की बात करें तो देखिए, ओमेगा मैंने बताया वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी का क्या होता है, देखिए, m तो 0 होता है, L1 t-1 अपॉन में लेंथ है, एक और लेंथ से लेंथ कैंसिल, t-1 यानी वही 1/t जो मैंने अभी आपको बताया था, डायरेक्टली आ गया t इनवर्स। तो ये वैल्यू आपको सीधे सीधे यहाँ पे लिख देनी है, और इसकी वैल्यू पावर है z। सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं हम, देखिए, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में हम देखें तो देखिए, m की पावर x होगी यहाँ पे, L की पावर y और इसकी पावर -z। कंपैरिजन, तो x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे 2, और z इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए, z की जगह -z है, वहां पे मैंने ये भी z लिख दिया, t है ये, -z की इज इक्वल टू में -2। इनको सॉल्व करना है, x और y डायरेक्ट आ गया है, z यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, z इज इक्वल टू 2 आ गया। ये वैल्यू आपको एज इट इज यहाँ पे रख देनी है। तो E इज इक्वल टू आपका आता है m1 L2 NT2। ये हमारी इक्वेशन होगी, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी थी आपको। अब आते हैं हम
किस पे, थर्ड एप्लीकेशन पे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक में करके देखिएगा, इजी है। मेथड समझ में आना चाहिए आपको। मेथड अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता हो और दूसरी ये मेथड आता हो कि कैसे कोई फॉर्मूला करेक्टनेस चेक करनी है और कैसे कोई फॉर्मूला डिराइव करना है। अब थर्ड एप्लीकेशन और देखते हैं इसकी, देखिए कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। आपको एक यूनिट दी जाएगी और किसी दूसरी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होता है, जिसमें ज्यादातर आपको एसआई यूनिट दी जाएगी या जिसे आप एमकेएस कह सकते हो, और एक सीजीएस। या तो ऐसे कन्वर्जन करवाया जाएगा या सीजीएस से एसआई यूनिट में कन्वर्जन करवाया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए 1 न्यूटन दिया गया। 1 न्यूटन कौन सी है, देखिए एसआई बोलिए या एमकेएस बोलिए, ओके। और इसे कन्वर्ट करने को बोला जाता है डाइन में, यानी आपको ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपको विद कन्वर्जन बताना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको एक छोटा सा चीज फॉर्मूला या एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है, क्या, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1 M2 T2 L2 सॉरी T2। ये कहाँ से आया, ये सिंपली ऐसे है, देखिए बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। अब ये करो देन इसके बाद ये करो, इससे अच्छा आप डायरेक्ट ये याद रख लो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, बस इतना स्पेशली ध्यान रखना है कि जो ये 1 वाली क्वांटिटी आप ले रहे हो ये कौन सी होनी चाहिए, जो आपको गिवन है। अब यहाँ पे ये ऊपर क्यों ली, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराया गया, लेकिन आपको डायरेक्ट ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। और N2 की जगह आपको क्या लिखना है, डाइन, और यहाँ पे आपको न्यूटन रखना है, ओके। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए MLT यानी मास के लिए, किसमें, जो दिया गया है, ये दिए गए वालों के लिए है, तो इसमें मास की क्या यूनिट होती है, लेंथ की क्या यूनिट होती है, टाइम की क्या यूनिट होती है, वो लिखनी है। सेम ऐसे ये आपको जिसमें कैलकुलेट करना है उसके लिए लिखना है। तो देखिए इसमें मास की यूनिट क्या होती है, केजी, एमकेएस होता है केजी। लेंथ की क्या होती है, मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। सेम ऐसे अपॉन में आपको लेना है, सीजीएस है नीचे ये वाला आपका, सीजीएस यूनिट होती है ये, देखिए तो सी यानी जी यानी ग्राम, ये ग्राम होता है इसमें, लेंथ इसमें सेंटीमीटर में होती है, और सेकंड इसमें सेकंड, टाइम जो है वो सेकंड में ही होता है। अब आपको इनकी पावर लेनी है, और वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, न्यूटन के लिए। न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स यानी कि क्या हो गई डायमेंशंस, M1 L1 T-2, ये पावर्स इनकी कंबाइंड मास की पावर कितनी, 1, लेंथ की पावर 1, और टाइम की पावर है आपकी -2। यहां तक क्लियर है आपको, क्या करना है, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। M1 L1 T1 आपको जो दी गई वैल्यू है यानी न्यूटन, उसमें मास के लिए कौन सी यूनिट होती है, लेंथ के लिए, टाइम के लिए वो लेनी है, और ये जिसमें कैलकुलेट करना है उसमें मास की, लेंथ की और टाइम की क्या यूनिट होती है वो लेनी है। किसका यूनिट है, किसकी यूनिट है ये सारी, यानी न्यूटन यानी फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग MLT की पावर्स ये आपको यहाँ पे लगा देनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको, क्योंकि हमें सीजीएस चाहिए, तो ये जो है तीनों, इनको भी हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। केजी है, केजी को ग्राम में चेंज करोगे तो कितना होगा, 10³ ग्राम अपॉन में ग्राम एज इट इज पावर 1। ऐसे इसमें अब मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 को मैंने 10⁻² लिख दिया, और ये तो सेंटीमीटर है ही आपका। सेकंड को कोई चेंज करने की जरूरत आपको है ही नहीं, ये पावर एज इट इज है। अब क्या करना है, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो रहा है आपका, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पे बचता है 10⁻³ की पावर 1, 10⁻² की पावर 1, एंड दिस वन इज 1। सिंपली वर्ड्स को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा देखिए, 10⁻³
3 रहेगा यहाँ पे, और ये 10 की पावर 2 हो गया, ये एज इट इज सॉल्व हो गया, ये 10 की पावर 5, और ये पीछे आपको तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई, और आपको पता चल गया दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ इस तरीके से आपको कन्वर्जन जो है, ये भी इसकी थर्ड एप्लीकेशन है। इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, इस पे बुक में भी आपके कोई मुश्किल से 1 या 2 ही क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज ज्यादातर आपके करेक्टनेस के और डिराइव द फॉर्मूला वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे कंफर्म क्वेश्चन आता है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, करके देखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।